a floating object is under equilibrium. It is under mechanical equilibrium. What is mechanical equilibrium? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी। ना तो उस पर कोई नेट फोर्स लगेगा, उसका नेट फोर्स भी जीरो है उस पर लगने वाला, और उस पर लगने वाला नेट टॉर्क भी जीरो है। ठीक है, सो दैट इज अंडर इक्विलिब्रियम। अब ये जो इक्विलिब्रियम है, ये दो तरह के होंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या है, उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, और सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं उसमें, एक उसका वेट और एक है ब्यूएंट फोर्स। तो नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि F शुड बी इक्वल टू W। ये चीज हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फ्लोटिंग में। ठीक है, अब दूसरी बात कि उसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम है मतलब उस पर लगने वाला नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, टॉर्क आप तभी डिफाइन कर पाते हो जब आपको एक्सिस पता हो। समझ रहे हो ना इस चीज को, एक्सिस के अबाउट ही टॉर्क निकालते हो। तो अगर कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां लोगे, तभी तो आप टॉर्क निकालोगे। व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन? जनरली देखो क्या किया जाता है, वैसे अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आप कहीं भी ले सकते हो, बट नॉर्मल प्रॉब्लम्स में, नॉर्मल प्रॉब्लम्स को करने में अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री है तो फ्री ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करता है या ऑसिलेट करता है तो उस केस में उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसी से पास होता हुआ एक्सिस कंसीडर करते हैं। ठीक है, वैसे इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम के केस में आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, बट अब अभी मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होता हुआ एक्सिस कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो आप ये दो कंडीशन लिखो, फिर मैं इसको इलेबोरेट कर रहा हूं कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम किस पर्टिकुलर केस में बनेगा। अब समझना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का रोटेशनल इक्विलिब्रियम मैं तीन अलग अलग कंडीशन बना रहा हूं, तीन अलग अलग सिचुएशन बताऊंगा आपको। अब आइडेंटिफाई करना कि किस सिचुएशन में उसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। फ्लोट कर रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं भी ले सकते हैं, उसके अबाउट टॉर्क लिया जा सकता है, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अभी मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन मान रहा हूं। तीनों केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट टॉर्क कंसीडर करूंगा। दो फोर्सेस लग रहे हैं इस पर, फोर्स और इसका जो ब्यूएंट फोर्स है आसपास का वो, और इसका वेट। तो वेट तो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही लगेगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही एक्सिस अगर मैं लूंगा तो वेट का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सिस भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, वेट भी वहीं लग रहा है, तो वेट का तो कोई टॉर्क नहीं हो। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि जो ब्यूएंट फोर्स है वो कहां पर अप्लाई करें सो दैट नेट टॉर्क जीरो रहे। ठीक है, तो मैं तीन अलग अलग केस ले रहा हूं, अब आप खुद बताना कि कहां पर इक्विलिब्रियम होगा और कहां नहीं होगा। ठीक है, पहला केस, मान लो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है, जी से डिनोट कर रहा हूं मैं। इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है, पूरे ऑब्जेक्ट का, समझ पार्ट का नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है, मतलब यहां पर वेट एक्ट कर रहा है। और मान लो इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ ब्यूएंसी है,
जो सबमर्ज पार्ट है उसका ज्योमेट्रिक सेंटर बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो वहां पर सेंटर ऑफ ब्यूएंसी है। व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन? दैट इज पासिंग थ्रू जी। यहां से एक्सिस पास कर रही है। तो जैसा कि मैंने कहा, एक्सिस मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कराई है, तो वेट का तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा। यहीं पर मैंने एक्सिस बना दी, वेट तो यहीं लग रहा है, वेट का तो कोई टॉर्क नहीं होगा। और पॉइंट बी पर इस पर अपथ्रस्ट लगेगा, क्या अपथ्रस्ट का टॉर्क होगा? आप समझ सकते हो, जो अपथ्रस्ट लग रहा है F, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, दिस लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट पास थ्रू जी, जी से पास नहीं कर रहा है, या एक्सिस से कुछ दूरी पर है। तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से दूर है, मतलब उसका कुछ ना कुछ टॉर्क लग रहा है। टॉर्क जीरो नहीं है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम का केस नहीं होगा। द बॉडी और ऑब्जेक्ट इज नॉट अंडर इक्विलिब्रियम, ठीक है। सेकंड सिचुएशन लेते हैं, मतलब एक बात तो क्लियर है, वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सेकंड केस, मान लो ये ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऊपर, ठीक है, और ये है सेंटर ऑफ ब्यूएंसी, ठीक है। अब आप समझ सकते हो, जो जी है उसको हमने एक्सिस लिया है, एक्सिस बनाया, जी पर वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, और बी जो है इस पर एफ एक्ट कर रहा है, ब्यूएंट फोर्स एक्ट कर रहा है। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन बनाया हमने, वो लाइन ऑफ एक्शन जी से पास कर रहा है, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो कि दोनों ही पॉइंट जी और बी एक वर्टिकल लाइन में लाई कर रहे हैं। जी और बी दोनों ही एक वर्टिकल लाइन में लाई कर रहे हैं। अब बताओ, वेट का तो टॉर्क होगा ही नहीं, क्या इस फोर्स का टॉर्क होगा? अगेन ये फोर्स एक्सिस से पास कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा? नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और नेट टॉर्क जब जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम होता है या नहीं? डेफिनेटली यहां इक्विलिब्रियम होगा। ओके, ये एक केस हो गया। एक और केस हो सकता है, दैट इज जो सेंटर ऑफ ब्यूएंसी है, ये पॉइंट है, और ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, वर्टिकली बिलो द सेंटर ऑफ ब्यूएंसी, ठीक है। तो जी पर वेट एक्ट करेगा, वेट का तो कोई टॉर्क नहीं होगा, ये हमने देख लिया। और बी पर अपथ्रस्ट एक्ट करेगा। अगर मैं बी का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करूं, तो ये लाइन ऑफ एक्शन जी से पास कर रहा है। बोलो एफ का भी टॉर्क जीरो होगा या नहीं? एफ का भी टॉर्क जीरो होगा। तो ये दो केस हो गए रोटेशनल इक्विलिब्रियम के, ये भी इक्विलिब्रियम है और ये भी इक्विलिब्रियम है। लेकिन इसमें से एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट से आप थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करो, थोड़ा सा रोटेट कर दो, तो ऑब्जेक्ट पर टॉर्क लगने लगेगा, जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। और वो फिर से उसको अगर वो ओरिजिनल पोजीशन पर ले आए, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अभी इक्विलिब्रियम में है, अब थोड़ा सा उसको टर्न कर दो, और अगर रीस्टोरिंग टॉर्क भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, टर्निंग की डायरेक्शन में, तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा, वो उसी तरफ मुड़ जाएगा। तो दैट्स द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब दोनों केस हम डिस्कस करें, कौन सा स्टेबल और कौन सा अनस्टेबल। पहले मैं इसको फोकस करूं, अब ध्यान से सुनना। अभी इक्विलिब्रियम है, अभी मैं क्या करता हूं, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता हूं। अगर क्लॉकवाइज में टर्न करूंगा तो आप समझ सकते हो जी राइट में चला जाएगा और बी लेफ्ट में आ जाएगा। वैसे बी की पोजीशन भी चेंज हो जाती है क्योंकि सबमर्ज्ड पार्ट बदल जाएगा, बट फॉर द सेक हम समझ सकते हैं कि अगर ये टर्न करेंगे तो उस केस में जी उधर गया, बी इस तरफ आया। तो जी से एक्सिस पास कर रही है, बी पर अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है, तो ये समझ लो जी यहां है और ये फोर्स है एफ। तो इस फोर्स का टॉर्क इसको किधर टर्न करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? मैं इसको बना देता हूं, ये हो गया जी
और ये हो गया बी। तो बी पर फोर्स ऐसे एक्ट करेगा, यहां पर एक्सिस है, तो ये फोर्स इसको किधर टर्न करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो आपने भी इसको क्लॉकवाइज में टर्न किया था, और टर्न करने के बाद जो रिजल्टेंट टॉर्क लगेगा वो भी क्लॉकवाइज में घुमाएगा, तो क्या स्टेबल रहेगा? ये स्टेबल नहीं आएगा, घूम के उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही केस एंटी क्लॉकवाइज में भी होगा। आप इसको टर्न करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस केस में जी इधर आ गया, बी उस तरफ, फोर्स ऐसा लगेगा वो उसको एंटी क्लॉकवाइज में ही टर्न करेगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में आप देख रहे हो कि डिफ्लेक्ट करने पर ये फिर से अपनी पोजीशन पर नहीं आता है। तो ये किस तरह का इक्विलिब्रियम हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक बात क्लियर है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, ठीक है, तो ऐसी रेयर ही सिचुएशन हो सकती है कि वो इस इक्विलिब्रियम में हो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आसपास से उस पर फोर्स लगता ही होगा, डिस्टर्बेंस लगता ही होगा, और थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ तो वो वहां से अपनी पोजीशन बदल लेगा। ठीक है, तो ये तो केस नहीं होना चाहिए। सेकंड केस देखें हम, अब आप समझो इसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता हूं। अभी ये इक्विलिब्रियम में क्लॉकवाइज में टर्न किया तो जी इधर आ जाएगा और बी इस तरफ, जी से एक्सिस पास कर रही है, फोर्स यहां पर लग रहा है बी। बोलो कैसा टॉर्क लगाएगा ये? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हमने किधर टर्न किया था इसको? क्लॉकवाइज में। तो आपने ऐसा टर्न किया, इस पे रीस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वो फिर से इसकी ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर करेगा। दैट मींस ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ऐसे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में टर्न करोगे तो रीस्टोरिंग टॉर्क इस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। तो आप इसको डिस्टर्ब भी कर देते हो तो ये फिर से थोड़ी देर ऑसिलेट होगा और फिर से रेस्ट करेगा। नॉर्मली फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का केस ले, जैसे शिप है या बोट है या एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैर रहा है, सभी इस तरह के इक्विलिब्रियम में होते हैं। आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, वो ऑसिलेट करते हैं अपनी जगह पे और फिर से रेस्ट पर आ जाते हैं। तो दैट इज द केस फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कब बनेगा, ये कंडीशन हम लिख सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन, बी और जी दोनों एक वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, बट जी शुड बी वर्टिकली बिलो द बी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली बिलो लाई कर रहा है किसके? सेंटर ऑफ ब्यूएंसी के, तो स्टेबल। अगर जी वर्टिकली अपवर्ड है तो उस केस में वो अनस्टेबल होगा। तो लिख लो आप, द कंडीशन फॉर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट अंडर इक्विलिब्रियम, द कंडीशंस फॉर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट अंडर इक्विलिब्रियम, floating object under equilibrium. First, buoyant force should be equal to weight of object, should be equal to weight of object. ये तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो गया। एंड सेकंड केस, center of gravity should lie vertically below, center of gravity should lie vertically below the center of buoyancy, should lie vertically below the center of buoyancy। ठीक है, अब असाइनमेंट डिस्कस करेंगे हम। निकाल लो सभी HCV, पेज नंबर 274। जो भी डाउट हो वो पूछो। यस, क्वेश्चन नंबर 8 का सी। देखो क्या दिया है इसमें हमें, एक टैंक है, उस टैंक का साइज दिया है
3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 1 मीटर उसकी हाइट है और जो बेस है वो 3 इंटू 2 है, 3/2। ए, फाइंड द टोटल फोर्स एग्जर्टेड बाय वाटर ऑन द बॉटम सरफेस। ये निकाल लिया होगा, पानी भरा है इसमें पूरा, प्रेशर निकाल लिया, P नॉट प्लस H रो जी, प्रेशर इंटू एरिया इज फोर्स, ठीक है, दैट इज ट्रू। बी, कंसीडर अ वर्टिकल साइड ऑफ एरिया 2 इंटू 1, make a horizontal strip of width dx meter in the side। देखो क्या करना है, ये कंटेनर जो है वो एक क्यूबॉइड के फॉर्म में है, ये है 3 मीटर, ये है 1 मीटर और इस तरफ एक साइड है 2 मीटर की, ठीक है। ऐसी वॉल्स भी है, ये हो गया ये कंटेनर, ठीक है। तो जो साइड वॉल है 2 इंटू 1 मीटर वाली साइड वॉल को कंसिडर करना है मुझको, इस वॉल को, ठीक है, इस वॉल को कंसिडर करना है। एक्स डेप्थ पर एक स्ट्रिप कंसिडर कर रहा हूं मैं, सरफेस से एक्स डेप्थ पर एक स्ट्रिप कंसिडर करना है जिसकी थिकनेस dx, तो ये स्ट्रिप बनेगी, ये एक लाइन खींच लो और उसकी dx थिकनेस होगी। अगर जिस तरफ से मैं देख रहा हूं इस तरफ से देखूंगा तो वो स्ट्रिप ऐसी होगी जिसकी लेंथ 2 मीटर और इसकी थिकनेस जो है वो dx होगी, ठीक है। क्या बताना है हमें, इस पर फोर्स कितना लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करना है, राइट। तो बोलो यहां तो 0 प्रेशर है, तो x डेप्थ पर प्रेशर कितना होगा, तो P नॉट प्लस रो जी एच होता है, तो रो जी एक्स ये प्रेशर है। अब ये इसकी थिकनेस बहुत कम है तो वैसे तो प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ता है, बट थिकनेस बहुत कम है तो प्रेशर में वेरिएशन को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इस पर जो फोर्स लगेगा dF, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया, एरिया इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू dx, रो जी x इंटू dx। इस तरह से लगेगा फोर्स, और किस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, इस तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है। देन सी, फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स कैलकुलेटेड इन पार्ट बी अबाउट द बॉटम एज ऑफ द साइड। एक्सिस यहां ले लो बॉटम में, आप देख रहे हो यहां एक्सिस लूं अगर मैं, ये ऐसी एक्सिस है और यहां फोर्स लग रहा है, तो फोर्स और एक्सिस के बीच में सेपरेशन है तो टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो टॉर्क कितना होगा आप समझ सकते हो, एक्सिस यहां है, ये डिस्टेंस कितनी होगी 1 माइनस एक्स, तो टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 माइनस एक्स, इतना टॉर्क लगेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर इधर ले तो उधर लोगे तो क्लॉकवाइज, ठीक है। देन डी, फाइंड द टोटल फोर्स बाय वाटर ऑन दिस साइड। टोटल फोर्स निकालना है, तो आप देख रहे हो एक्स के फॉर्म में आ रहा है, ये डीएफ फोर्स है। ऐसी ढेर सारी स्ट्रिप लो एक के ऊपर एक, सबके फोर्स को जोड़ दो, जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन, तो इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से, टोटल हाइट कितनी है 1। ऐसे टॉर्क निकालना है टोटल, तो ये जो टॉर्क है इसको इंटीग्रेट, तो टोटल टॉर्क आ जाएगा, ठीक है ना, यही करना था इसमें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डाउट है? देखो जो 9th क्वेश्चन है यही प्रॉब्लम दिया गया था आर्किमिडीज को, ठीक है ना। उसको यही पता लगाना था कि उसमें कितना गोल्ड में कितना मिक्सिंग किया है कॉपर का। देखो अभी हम करते हैं, ऑर्नामेंट है जिसका वेट दिया 36 ग्राम इन एयर, ऑर्नामेंट है, एयर में उसका वेट ले रहे हैं, तो कितना मिल रहा है हमें 36 ग्राम, ठीक है। कुछ कॉपर उसका मिक्स किया है गोल्ड में, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है दोनों की, गोल्ड की और कॉपर की। व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, यू नो दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रेशियो ऑफ डेंसिटी
ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस की ग्रेविटी निकाल रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। दोनों का जो रेशियो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहां दिया है कि गोल्ड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 19.3 है, मतलब गोल्ड की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में 19.3 टाइम्स ज्यादा है। तो वाटर की कितनी है 1 ग्राम पर सीसी, तो गोल्ड की डेंसिटी होगी 19.3 ग्राम पर सीसी। रिमेंबर दिस, गोल्ड इज वेरी हैवी, बहुत ज्यादा डेंस है, वो पानी से 19.3 टाइम्स ज्यादा उसका डेंसिटी है। एक बकेट में पानी भर लो, उसका वेट लो, आप उसको उठा सकते हो। अब इमेजिन करो अगर बकेट में पूरा सॉलिड गोल्ड भरा है, आप इमेजिन कर सकते हो उसका वेट लगभग 20 टाइम्स ज्यादा वेट होगा उसका, ठीक है। और मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि स्मगलिंग हो रही है सोने की, और एक बॉक्स उठा के जो चोर होते हैं वो आसानी से बक्सों को उठा लेते हैं गोल्ड के, ठीक है। दैट इज नॉट पॉसिबल, उसका जो वेट है वो बहुत ज्यादा होता है, आप समझ सकते हो। यस, इसका एयर में वेट दिया 36 ग्राम और वाटर में 34 ग्राम। समझना, एयर में कोई अपथ्रस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, बट एयर की डेंसिटी को इग्नोर कर दो तो उस पर लगने वाला अपथ्रस्ट नेग्लिजिबल होगा। मतलब जो भी वेट मेजर कर रहे हैं वो उसका करेक्ट वेट ही होगा, ठीक है। उसका करेक्ट वेट है 36 ग्राम, मतलब मास एक्चुअल में 36 ग्राम। और अब मैं इसको वाटर में ले रहा हूं, वाटर में इसका वेट कितना मिल रहा है हमें 34 ग्राम मास जो मेजर कर रहे हैं एक्चुअल में ये एक कंफ्यूजन है। जो मेजरमेंट करते हैं हम, ठीक है, उसको वेट कहते हैं, बट एक्चुअल में होता है वो मास। अगर हम वेट लेते हैं, वेट मेजरमेंट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, मान लो वो 2 kg आ रहा है, तो 2 kg इज नॉट इट्स वेट, इट्स बेसिकली मास। जी से मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसको वेट मिलेगा, वेट इज अ फोर्स, ठीक है। वो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी का एक कंफ्यूजन है। ओके, 34 ग्राम। कोई फॉर्मूला है हमारे पास? एपरेंट वेट और रियल वेट, जो ट्रू वेट होगा, उसमें कोई रिलेशन था? पढ़ा था हमने, एक फॉर्मूला बनाया था, बट वो फॉर्मूला यहां सीधे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरी तरह से गोल्ड या कॉपर से नहीं बना है। अब समझ लो क्या करना है इसमें। मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें m ग्राम जो है वो गोल्ड है, और m ग्राम गोल्ड है, और बाकी क्या बचा 36 माइनस m ग्राम जो है वो कॉपर है, ठीक है। ये मान लिया हमने कि m ग्राम गोल्ड है, 36 माइनस m जो ग्राम है वो कॉपर है, राइट। तो ये इसका ट्रू वेट हो गया। अब वाटर में इसका वेट लें, तो वाटर में जब वेट लोगे तो एक्चुअल वेट नहीं मिलेगा, दैट इज एपरेंट वेट इज एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। तो जो अपथ्रस्ट है वो इसके रीडिंग को कम कर देगा, मेजरमेंट जो हम कर रहे हैं हमें जो वेट मिलेगा वो कम मिलेगा बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट, ठीक है। तो एपरेंट वेट कितना है 34 ग्राम। रिमेंबर मैं ग्राम में ही ले रहा हूं मास को, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मास इंटू जी, ये हो गया इसका वेट। मास को मैंने ग्राम में ही लिखा है, ठीक। देन एक्चुअल वेट 36 ग्राम इंटू जी माइनस एफ। व्हाट इज एफ? अपथ्रस्ट, ठीक है। तो अपथ्रस्ट किसके बराबर होगा? पूरी तरह से डूबा है इस ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट के समय। तो व्हाट इज अपथ्रस्ट? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो ये ऑब्जेक्ट कितने पानी को डिस्प्लेस करेगा, तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। व्हाट इज वॉल्यूम? m ग्राम गोल्ड है, m ग्राम गोल्ड है, गोल्ड की डेंसिटी कितनी है 19.3 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, तो 19.3 ग्राम पर सीसी ले रहा हूं, तो वॉल्यूम सीसी में आ जाएगा। ये तो गोल्ड का वॉल्यूम हुआ प्लस कॉपर का वॉल्यूम 36 माइनस m ग्राम बाय इसकी डेंसिटी क्या है 8.9 दिया है। अगेन ये सीसी में मिलेगा मुझे वॉल्यूम। सो वॉल्यूम, इतने सीसी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया है, इतना वाटर को डिस्प्लेस किया है, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 1।
1 ग्राम पर सीसी। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास हो गया, जो मास मिला वो ग्राम में मिला, इंटू जी, ये अपथ्रस्ट हो गया। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो आपको एक इक्वेशन मिल गई, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो m मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि कितना गोल्ड उसमें मिक्स किया है, कितने ग्राम गोल्ड मिक्स किया है, राइट। और उससे कॉपर भी निकाला जा सकता है। ठीक है ना। और 10th प्रॉब्लम में क्या किया देखो, अब देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उस पर अपथ्रस्ट लग रहा है, अपथ्रस्ट लगने के कारण वेट कम आ रहा है। तो जो गोल्ड स्मिथ है वो अपना लॉजिक दे रहा है, वो कह रहा है दैट he has not mixed copper or any other material with gold, rather some cavities might have been left inside the ornament। जरूरी नहीं कि ये सॉलिड बना है, इसके अंदर कुछ कैविटी छूट गई है। अब कैविटी छूटेगी तो क्या होगा, उसका मास तो वही का वही रहेगा, बट अल्टीमेटली वॉल्यूम बढ़ गया। ज्यादा वॉल्यूम आने से उस पर अपथ्रस्ट ज्यादा लगेगा, जितना लगना चाहिए उससे ज्यादा लग रहा है, इसलिए अल्टीमेटली उसका वेट कम मिल रहा है। तो कॉपर मिक्स करने के कारण इसका वेट में कमी नहीं आ रही है, कमी आ रही है इसके कारण कैविटी के कारण, और हो सकता है वो सही भी हो। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे बोलो, अगर वो सही है कि इसमें कैविटी है, कॉपर नहीं है, तो कितना वॉल्यूम कैविटी है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो सेम बस ऐसे ही प्रॉब्लम करो, बस कॉपर की जगह हम कैविटी कंसिडर कर लेंगे। तो बहुत आसान है, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो इसके अंदर ये कैविटी है, बाकी गोल्ड है, तो गोल्ड का वॉल्यूम VCC मान लेता हूं मैं, गोल्ड, और जो कैविटी है वो मान लो V'(cc)। ठीक है, अब एक्चुअल वेट इन एयर कितना होगा बोलो, mg, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम VCC इंटू डेंसिटी कितनी इसकी 19.3 प्लस इसका तो कोई वेट होगा ही नहीं, कैविटी है, जी, दैट इज इक्वल टू 36 ग्राम। जी, जी कैंसिल हो जाएगा, सीधे मास भी लिख सकते थे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये एक इक्वेशन हो गई, इससे V निकल जाएगा कि कितना वॉल्यूम गोल्ड का है। ठीक है, देन एक और इक्वेशन बन सकती है एपरेंट वेट। एपरेंट वेट इज इस इक्वेशन से 34G इज एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कितना लगेगा इसमें, तो कितने पानी को डिस्प्लेस किया है इसने, V प्लस V'(cc) वाटर को डिस्प्लेस किया है, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर cc G। ये दो इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन से V' निकल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितनी कैविटी है। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट सही है, कैविटी के कारण भी वो डिफरेंस आ सकता है। तो आर्किमिडीज के समय उसने, हो सकता है कि उसको गलत सजा दिलवा दी हो गोल्ड स्मिथ को, उसने कॉपर मिक्स नहीं किया, कैविटी के कारण वो डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब उसको बिना तोड़े नहीं जा सकता था उस समय, इसमें कैविटी है या नहीं, या गोल्ड है या नहीं। बट एक्सरे अगर किया जाए उसका, ठीक है, या अल्ट्रासाउंड लिया जाए, तो उससे पता चल जाएगा उसके अंदर कैविटी है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 हो गया, 12 कर चुके थे कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम हम, 13 हो जाएगा ना, हमने किया था लास्ट क्लास में इस तरह का प्रॉब्लम। 14 हाँ, इसको देख लो पहले, ये अच्छा प्रॉब्लम है। piece of ice floats partly in water partly in K oil। ठीक है, ये कोई ऑयल है और ये वाटर है, ऑयल इज लाइटर देन वाटर, तो ऑयल की जो लेयर है वो उस पर फ्लोट कर रही है, और आइस को हमने बीच में रख दिया, और आइस जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है
मतलब नेट फोर्स इस पर 0 होना चाहिए। तो हमको बताना है कि उसका कितना वॉल्यूम आइस में, ऑयल में रहेगा और कितना वॉल्यूम जो है वो वाटर में रहेगा, ये बताना है हमें, ठीक है। यस, तो आइस पर लगने वाला जो नेट अपथ्रस्ट है वो इसके वेट के बराबर होना चाहिए। अब मैं मान लेता हूं कि V1 cc वॉल्यूम ऊपर है और V2 cc वॉल्यूम जो है वो नीचे, ठीक है, V1 और V2, राइट। तो टोटल इसका जो वेट होगा वो अपथ्रस्ट के बराबर होगा, तभी इक्विलिब्रियम में रह सकता है, ठीक है ना। वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट। यस, वेट कितना होगा बोलो? वॉल्यूम टोटल हो गया V1 प्लस V2, सीसी में लिया है मैंने, इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ आइस 0.5 ग्राम पर सीसी, 0.9, राइट, हाँ, V1 प्लस V2 इंटू 0.9, आपको ग्राम में मिल जाएगा। वेट तो G से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने ग्राम और सीसी में लिया है। F इस पर लगने वाला अपथ्रस्ट। अब समझना लॉजिक, ये दोनों फ्लूइड का के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो अपथ्रस्ट लगेगा या जो इस पर ब्यूएंट फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब आप समझ सकते हो V1 cc ये ऑयल में, तो ये इसने V1 cc ऑयल को डिस्प्लेस किया है और V2 cc वाटर को डिस्प्लेस किया है। V1 cc ऑयल और V2 cc वाटर का टोटल वेट ले लो, वो अपथ्रस्ट के बराबर होगा। V1 cc ऑयल, V1 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी ऑयल की? 0.5, 0.8 दिया है, राइट, G, प्लस वाटर को कितने डिस्प्लेस किया है? V2, V2 इंटू 1 G, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? V1 इक्वल टू V2, दोनों वॉल्यूम जो है इक्वल होना चाहिए। अब शायद ये आपको डाउट हो रहा हो कि ये बात तो समझ गए कि ये वाटर तो अपथ्रस्ट लगाएगा इसमें, बट वो तो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, समझ रहे हो ना, ये तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा रिजल्टेंट, और जो वाटर लगा रहा है ये तो ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो इसका तो अपथ्रस्ट मान सकते हैं, बट वो तो अल्टीमेटली नीचे की तरफ लगा रहा है। बट मैं रिजल्टेंट की बात कर रहा हूं, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, अब वो चाहे पार्शियली वाटर में डूबा हो, पार्शियली ऑयल में डूबा हो, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ टोटल डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, चाहे वो आधा ऑयल हो या वाटर हो, जितना डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के बराबर अपथ्रस्ट लगेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, बाकी प्रॉब्लम्स जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। आप इनफैक्ट आगे भी आप नोट कर लो, अब आप इसमें अप टू 26 तक कर सकते हो, ठीक है, तो आगे भी अटेम्प्ट कर लो।